कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आपके अंदर समा जाती हैं। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं, वो आपके आसपास एक साया बनकर घूमने लगती हैं। आप सोचते हैं कि यह सब एक वहम है, मगर क्या हर वहम सिर्फ एक दिमागी खेल होता है या फिर कुछ और? आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो आप देखते हैं वो ही सच है या फिर कोई और सच्चाई भी इस दुनिया में छिपी हुई है। यह कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, यह उन रहस्यों के बारे में है जिन्हें जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। यह कहानी है टोना टोटका की, एक ऐसी काली सच्चाई जिसे जानने के बाद आप भी खुद से यही सवाल पूछेंगे, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा है जो हमें देख रहा है, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है और शायद हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस कहानी के हर मोड़ पर मेरे साथ रहिए, मगर ध्यान रखें, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा यह खौफनाक सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे सुनाने की हिम्मत आप जुटा चुके हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार शायद आपकी ही कहानी इस चैनल पर सुनाई जाए। अब कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, अपनी सांसों को काबू में कर लीजिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई आप इस समय अकेले हैं? कहानी शुरू होती है। अब रात के ठीक 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी हो। पेड़ों की टहनियां हिल भी नहीं रही थीं, लेकिन उनकी परछाइयां जमीन पर नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। राहुल और अजय, दो दोस्तों की जोड़ी, अपने YouTube चैनल के लिए एक रहस्यमयी गांव कालापुरा की डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ टोना टोटका की भयानक घटनाएं होती हैं। कई लोग यहाँ आने के बाद कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और फुसफुसाते हुए बोला, दोस्तों, हम इस समय कालापुरा में हैं। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ टोने टोटके का इतना असर है कि इंसान की आत्मा भी उसके शरीर का साथ छोड़ देती है। हम आज उसी सच्चाई का पता लगाने आए हैं। अजय ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, भाई, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल हंसा, डर गया? तू जानता है ना, जितना डर लगेगा उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन अजय को लग रहा था कि उनके आसपास कोई मौजूद है। गांव में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। घरों के बाहर नींबू मिर्च की माला लटकी थी। कुछ दरवाजों के ऊपर लाल रंग से अजीबोगरीब निशान बनाए गए थे और कई घरों के बाहर काले रंग की गुड़ियां लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव किसी अभिशाप से घिरा हुआ हो। थोड़ी देर में उन्हें गांव का सबसे पुराना मंदिर दिखा। वह मंदिर टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर किसी ने काले धागों से कुछ बंधन बनाए हुए थे। मंदिर के ठीक सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही राहुल और अजय उसके पास पहुंचे, उसने बिना आंखें उठाए ही कह दिया, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और पूछा, मां जी, हमें इस गांव के बारे में कुछ बताइए। क्या सच में यहां टोना टोटका होता है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वो पिछले कई दिनों से सोई ही ना हो। उसने कांपती आवाज में कहा, यहां कुछ चीजें इंसानों के बस की नहीं हैं बेटा। जो लोग जिज्ञासा में यहां आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। यह गांव जिंदा नहीं, मरा हुआ है। अजय ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, भाई सुनना, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल को अपने वीडियो के लिए ज्यादा मसाला चाहिए था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें वो जगह दिखा सकती हैं जहां टोने टोटके किए जाते हैं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम देखना चाहते हो तो खुद देख लो, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं
जिन्हें खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके बाद उसने कांपते हाथों से एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना टूटा फूटा खंडहर था। खंडहर की दीवारें काले धब्बों से भरी हुई थीं, जैसे वहां कभी आग लगी हो। राहुल ने कैमरा उस खंडहर की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, यह वही जगह है जहां टोने टोटके की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। जैसे ही वे खंडहर की ओर बढ़े, हवा ठंडी होने लगी। अचानक अजय ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई, वहां देख। राहुल ने कैमरा घुमाया। खंडहर के अंदर किसी की परछाई थी, एक काली आकृति जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने घबराकर कैमरा उस ओर घुमाया जहां अजय इशारा कर रहा था। खंडहर के अंदर एक परछाई हिल रही थी, लंबी, दुबली और काली। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। भाई, ये कोई जानवर नहीं है। अजय की आवाज कांप रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कैमरा चालू रखते हुए धीरे धीरे खंडहर की तरफ कदम बढ़ाया। वहां घना अंधेरा था और हर कदम के साथ अजीब सी सर्द हवा महसूस हो रही थी। खंडहर के दरवाजे पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। राहुल ने कैमरे की लाइट उस पर डाली और देखा, मांस, रक्त, बलिदान। ये शब्द खून से लिखे गए थे। अजय ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। भाई, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये जगह सही नहीं है। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और खंडहर के अंदर कैमरा घुमाया। अंदर टूटी फूटी लकड़ियां, जली हुई मोमबत्तियां और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। तभी हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई, सड़ी हुई मांस जैसी। और फिर खंडहर के एक कोने से धीमी मगर साफ आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अजय ने राहुल को खींचकर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की नजरें एक और चीज पर पड़ी। खंडहर के फर्श पर एक गोल घेरा बना हुआ था, जिसके बीच में कुछ काले धागे और लाल रंग की मिट्टी बिखरी हुई थी। ये क्या है? राहुल ने कैमरे को नजदीक लाया। अचानक हवा में जोर से सरसराहट हुई, जैसे बहुत सारे लोग फुसफुसा रहे हों। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर के दरवाजे पर वही परछाई अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो! अजय चिल्लाया और राहुल का हाथ खींचकर दौड़ने लगा। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि गांव अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा में हल्की सी लाल रोशनी थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को किसी तंत्र में जकड़ लिया हो। वे भागते हुए उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, जिसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तुमने देख लिया ना? उसने पूछा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। ये सब क्या था? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने टोना टोटका को सिर्फ एक कहानी समझा था, लेकिन यह एक हकीकत है। इस गांव में जो टोना किया जाता है, वो केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता है। आत्माओं को बुलाने के लिए? अजय की आवाज लड़खड़ा गई। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। इस गांव में एक ऐसा पंडित था जो आम इंसान नहीं था। उसे काला साधु कहा जाता था। वह उन आत्माओं को बुलाता था जो अधूरी रह गई थीं। उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा होती थी कि वे वापस इस दुनिया में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो खंडहर में जो परछाई थी, वो... बूढ़ी औरत ने उसकी बात पूरी की। वो कोई जीवित इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी जिसे बलिदान से बुलाया गया था। अजय और राहुल अब इस गांव में और नहीं रुक सकते थे। वे तेजी से अपनी कार की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, सीट पर वही काले धागे रखे थे जो खंडहर के अंदर दिखे थे, और गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वहां बैठा था। तभी पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो कभी इस गांव का नाम दोबारा मत लेना, और जो तुमने रिकॉर्ड किया है उसे कभी मत दिखाना। राहुल ने हड़बड़ाकर कैमरा बंद किया। कार स्टार्ट हुई और वे दोनों तेजी से वहां से निकल गए।
रास्ते भर दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गाड़ी के अंदर अब भी वही सड़ी हुई गंध थी। राहुल और अजय तेजी से कार चलाते हुए गांव से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, गाड़ी के अंदर फिर से वही सड़ी हुई गंध भरने लगी। भाई, ये बदबू फिर से आ रही है। अजय ने अपना मुंह ढक लिया। राहुल ने एसी चालू किया, लेकिन गंध खत्म नहीं हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पीछे की सीट पर हल्की हल्की परछाई थी, जैसे कोई बैठा हो। भाई, पीछे देख। राहुल की कांपती आवाज सुनकर अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, ये सब दिमागी खेल हो सकता है, राहुल ने खुद को समझाया। कुछ घंटे बाद वे अपने शहर में पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राहुल के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। घर पहुंचकर राहुल ने लैपटॉप निकाला और कैमरे का फुटेज ट्रांसफर किया। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, स्क्रीन पर खंडहर की वही डरावनी दीवारें दिखने लगीं। अजय भी उसके बगल में बैठा था और दोनों ध्यान से वीडियो देखने लगे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्हें याद था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने खंडहर में रहते हुए महसूस नहीं किया था। जब वीडियो में वे दोनों खंडहर से बाहर निकल रहे थे, ठीक उसी समय कैमरे के लेंस के पास से कोई काली परछाई तेजी से गुजरी। भाई, ये क्या था? अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल ने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। अब स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि खंडहर के अंदर एक और शख्स खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। वो एक भयानक आकृति थी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ फुसफुसा रहा हो। अजय ने डर से राहुल की बांह पकड़ ली। भाई, हमें ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। राहुल भी डर चुका था, लेकिन उसने कहा, नहीं, हमें यह समझना होगा कि यह क्या है। हो सकता है कि यह हमारी आंखों का धोखा हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और चीज दिखी जिसने उनकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ा दी। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स में जब कैमरा गाड़ी के अंदर रखा गया था, ठीक उसी समय एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुमने गलती कर दी। राहुल और अजय के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अजय ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, भाई, हमें यह वीडियो किसी को नहीं दिखाना चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा था ना, जो हमने रिकॉर्ड किया है उसे मत दिखाना। राहुल भी अब डरा हुआ था। उसने फौरन मेमोरी कार्ड निकाला और उसे पानी में डाल दिया। अब यह खत्म, ठीक है? राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की। अजय ने गहरी सांस ली। हमें अब इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। सब भूल जा भाई। यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन यह सपना नहीं था। राहुल ने कमरे की सारी लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तुमने गलती कर दी। रात के लगभग 3 बजे थे। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन तभी अचानक खट, राहुल की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके बेड के पास रखी कुर्सी खुद ब खुद खिसक गई। अब राहुल बिस्तर से उठ चुका था। उसने कमरे की लाइट ऑन की और हर तरफ देखा। कोई नहीं था। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। राहुल ने देखा, उसमें कुछ लिखा था, तुमने देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। राहुल का दम घुटने लगा। उसने फोन को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुझे? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर उसके कानों में किसी के सांस लेने की आवाज आई और फिर एक धीमा मगर खौफनाक जवाब आया, बलिदान। राहुल के पैर जम चुके थे। अब वह सिर्फ खड़ा रह सकता था। वह जान चुका था कि कुछ उसके साथ आ चुका था। राहुल का गला सूख चुका था। उसके कानों में वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, बलिदान। उसने झट से कमरे की सारी लाइट जला दी। अब वह और नहीं सह सकता था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका भ्रम था। शायद उसका दिमाग ही उसे ये सब महसूस करा रहा था। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन अब भी फटी हुई थी और दीवार पर
जहां उसने फोन पटका था वहां हल्के काले निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने वहां अपने जले हुए हाथों से छुआ हो। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने तय किया कि अब वह अकेला नहीं रहेगा। उसने तुरंत अजय को फोन किया। भाई, तुझे भी कुछ अजीब लग रहा है? राहुल की आवाज कांप रही थी। अजय ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। भाई, मैं तुझे अभी फोन करने ही वाला था। कुछ बहुत अजीब हो रहा है। राहुल की सांस तेज हो गई। क्या हुआ? अजय ने धीरे से कहा। भाई, मेरे कमरे के शीशे पर किसी ने खून से कुछ लिखा है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या क्या लिखा है? अजय ने कांपते हुए जवाब दिया। वो अब भी देख रहा है। राहुल अब और नहीं झेल सकता था। उसने अजय से कहा, तू मेरे घर आजा, हमें साथ रहना चाहिए। अजय तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और राहुल के घर के लिए निकल पड़ा। राहुल ने घबराकर अपना लैपटॉप खोला, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ और अजीब तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डिलीट किया हुआ वीडियो वापस स्क्रीन पर था और सबसे डरावनी बात, वीडियो अब पहले से ज्यादा लंबा हो चुका था। भाई, यह कैसे हो सकता है? राहुल बड़बड़ाया। वीडियो अब 10 मिनट लंबा था, जबकि उसने इसे पूरी तरह मिटा दिया था। हाथ कांपते हुए उसने वीडियो प्ले किया। पहले कुछ सेकंड्स में वही खंडहर दिखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने रिकॉर्ड किया था। लेकिन फिर कैमरा अचानक झटका खाकर नीचे गिर गया और तभी स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। राहुल की सांस अटक गई। यह वही परछाई थी जो उसने पहले देखी थी, लंबी, दुबली, काले धुएं जैसी। लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। वीडियो में राहुल और अजय दिख रहे थे, लेकिन उनके ठीक पीछे वह चीज खड़ी थी। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। हमारे पीछे? लेकिन हमने तो इसे कभी महसूस नहीं किया। वीडियो के आखिरी सेकंड में परछाई धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी और अचानक स्क्रीन पर सिर्फ एक डरावना चेहरा रह गया, झुलसा हुआ, आंखें काली और मुंह से खून टपकता हुआ। और तभी वीडियो बंद हो गया। राहुल का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना तब हुआ जब उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और एक अजीब टेक्स्ट टाइप होने लगा। अब तुम बच नहीं सकते। राहुल चीख पड़ा और लैपटॉप का प्लग निकाल दिया, लेकिन टेक्स्ट अब भी स्क्रीन पर था। उसी समय अजय उसके घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। भाई, जल्दी दरवाजा खोल, अजय चिल्लाया। राहुल दौड़कर दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अजय के पीछे वहीं परछाई खड़ी थी। राहुल ने घबराकर अजय को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। भाई, तेरे पीछे वो, राहुल की आवाज कांप रही थी। अजय ने राहुल की ओर देखा और कहा, भाई, मैंने इसे अपनी कार में भी देखा था। अब कहां जाए? दोनों अब पूरी तरह घबरा चुके थे। हमें किसी से मदद लेनी होगी, अजय ने कहा। राहुल को याद आया, गांव की वो बूढ़ी औरत। हमें उसी के पास वापस जाना होगा, राहुल ने कहा। क्या पागल हो गया है? अजय ने घूर कर देखा। वो गांव ही हमारी इस हालत का कारण है, पर वही हमें बचा भी सकती है, राहुल ने जवाब दिया। अजय को कोई और रास्ता नहीं दिखा। रात के अंधेरे में वे दोनों कार लेकर उसी गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। हवा में फिर वही सड़ी हुई गंध भरने लगी और तभी कार के शीशे पर धीरे धीरे किसी के हाथों के निशान बनने लगे। उनके चारों तरफ साया गिरने लगा था। राहुल और अजय कार के अंदर बैठे थे, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, वही बदबू जो उन्होंने गांव में महसूस की थी। अचानक कार के शीशे पर नुकीले नाखूनों के निशान उभरने लगे। भाई, यह क्या हो रहा है? अजय कांपते हुए बोला। राहुल ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी उनकी कार के ठीक सामने कोई खड़ा था। अंधेरे में एक लंबा काला साया, बिना चेहरे का, बिना आंखों का, बस एक छायामय आकृति जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने घबराकर एक और बार चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी भगा भाई, अजय चिल्लाया। राहुल ने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया
और कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई, लेकिन वो आकृति अभी भी उनके पीछे थी। कई किलोमीटर तक सफर करने के बाद आखिरकार वे गांव पहुंचे। राहुल और अजय ने तेजी से कार से बाहर निकलकर बूढ़ी औरत के घर की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। माँ, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगे, दरवाजा खुद ब खुद कड़ाक की आवाज के साथ खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तुम लोग फिर से आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। माँ, हमें मदद चाहिए, राहुल ने हांफते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, तुम लोग अब बच नहीं सकते। राहुल और अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? अजय कांपती आवाज में बोला। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले ही कहा था उस जगह का वीडियो मत बनाना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वो शक्ति तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। राहुल की आंखों में डर साफ था। कोई तो रास्ता होगा, हमें बताओ। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, सिर्फ एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो वो शक्ति चाहती है। बलिदान की मांग राहुल और अजय अब और भी डर गए थे। क्या मतलब? वो शक्ति हमसे क्या चाहती है? अजय ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, वो एक बलिदान चाहती है। राहुल और अजय की रगों में खून जम गया। बलिदान? किसका बलिदान? राहुल ने घबरा कर पूछा। बूढ़ी औरत ने उनकी आंखों में झांका और जवाब दिया, तुम दोनों में से किसी एक का। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। राहुल और अजय एक दूसरे को देखने लगे। यह मजाक नहीं है मां, कोई और तरीका होगा, अजय गुस्से में चिल्लाया। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। कोई और रास्ता नहीं है बेटा। जब टोना टोटका के जरिए किसी आत्मा को बुलाया जाता है, तो उसे संतुष्ट करने के लिए किसी न किसी को उसकी जगह लेनी पड़ती है। राहुल ने अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, हमें कुछ और करना होगा, हमें इसे मानने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी घर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। कमरे की रोशनी झपकने लगी। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर खिड़की के शीशे पर वही भयानक परछाई उभर आई। खिड़की के बाहर खड़ी परछाई अब कमरे के अंदर आ रही थी। उसका शरीर हवा में लहरा रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था और उसकी आंखें गहरी खाई की तरह काली थीं। तुम बच नहीं सकते, उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। राहुल और अजय दीवार से सटकर खड़े हो गए। अचानक परछाई ने अपना लंबा काला हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। राहुल की सांस रुक गई। उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से खींची जा रही हो। नहीं, अजय चिल्लाया। अजय ने अचानक पास रखे पूजा के दीपक को उठाया और उसे परछाई की तरफ फेंक दिया। परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। बूढ़ी औरत तेजी से मंत्र पढ़ने लगी। अब भागो, बाहर जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। राहुल और अजय तेजी से बाहर की तरफ भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सा कंपन था और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनके पीछे तेजी से भाग रहा है। वे पूरी ताकत से भागते गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। वे अब गांव की सीमा से बाहर थे। राहुल ने हांफते हुए पीछे देखा। परछाई अब वहां नहीं थी। क्या यह खत्म हुआ? राहुल और अजय वापस शहर लौट आए। लेकिन क्या सब कुछ अब ठीक हो गया था, या फिर वो शक्ति अभी भी कहीं छिपी थी, सही समय का इंतजार कर रही थी? राहुल और अजय वापस अपने घरों में थे। उन्हें लगा कि यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। राहुल को हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में जब वह सोता तो कमरे में ठंड बढ़ जाती। कई बार उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन जब उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। अजय की हालत भी अलग नहीं थी। भाई, मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। सपनों में मैं किसी अंधेरी जगह पर होता हूं और वहां कोई मेरी तरफ बढ़ रहा होता है, अजय ने राहुल को बताया। राहुल ने घबरा कर कहा, भाई,
मेरे साथ भी यही हो रहा है। अब वे दोनों समझ चुके थे, ये खत्म नहीं हुआ था। रात के 3 बजे थे। राहुल गहरी नींद में था। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम बच नहीं सकते, तुम्हें लौटना होगा। राहुल का शरीर पसीने से तर था। उसने आंखें खोलीं और झटके से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास कोई खड़ा था। एक लंबी काली छाया, बिना चेहरा, बस गहरी काली आंखें। राहुल का कंठ सूख गया। तभी वो चीज उसकी तरफ बढ़ी। राहुल चीख पड़ा और बिस्तर से कूदकर लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय का डरावना अनुभव दूसरी तरफ। अजय भी जाग चुका था। उसके घर की लाइट अपने आप झपक रही थी। उसने फोन उठाकर राहुल को कॉल किया। भाई, कुछ गड़बड़ है। राहुल की आवाज कांप रही थी। मेरे घर में भी कुछ था भाई, मुझे लग रहा है हमें कुछ करना होगा। लेकिन अजय की घबराहट बढ़ गई जब उसने अपने कमरे के शीशे पर कुछ लिखा देखा। वापस आओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। अजय के होश उड़ गए। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली ही रात वे दोनों फिर से गांव के लिए निकले। रात के अंधेरे में वही सन्नाटा था, वही ठंडी डरावनी हवा। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। बूढ़ी औरत का घर अब पूरी तरह जल चुका था। राख के ढेर के बीच सिर्फ एक टूटी हुई घंटी पड़ी थी। राहुल के मुंह से धीमे से निकला, अब क्या करेंगे? तभी उन्हें मंदिर की तरफ हल्की रोशनी दिखी। वे दोनों तेजी से मंदिर की तरफ बढ़े। अंदर एक औरत बैठी थी जो धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी। यह वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तुम लोग वापस क्यों आए? उसने कड़क आवाज में पूछा। राहुल कांपते हुए बोला, वो शक्ति हमें अब भी पीछा कर रही है। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे कहा था, जब टोना टोटका किया जाता है तो आत्माएं हमेशा के लिए बंध जाती हैं। उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ संतुष्ट किया जा सकता है। अजय ने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने झुकी हुई आवाज में कहा, तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा, लेकिन किसी और तरह। राहुल और अजय एक दूसरे को देखने लगे। तुम दोनों को अपनी सबसे बड़ी चीज त्यागनी होगी, अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। राहुल और अजय असमंजस में थे। तभी मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी। हवा में वही भयानक बदबू फैलने लगी। मंदिर की दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। बूढ़ी औरत चिल्लाई, अब समय नहीं बचा, जल्दी से अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करो। अंतिम निर्णय राहुल और अजय के पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, वही मोबाइल जिससे उन्होंने वह वीडियो रिकॉर्ड किया था। क्या यही हमारी सबसे प्रिय चीज है? अजय ने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि इसी ने तुम्हें उस श्राप से जोड़ा था। राहुल ने कांपते हाथों से अपना फोन जमीन पर रखा। अजय ने भी वैसा ही किया। बूढ़ी औरत ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर तेजी से मिट्टी उठाकर उनके फोन पर डाल दी, और अचानक फिर से वही भयानक चीख। कमरे में जैसे आग सी फैल गई। राहुल और अजय ने आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, सब कुछ शांत था। मोबाइल पूरी तरह जल चुका था। क्या यह सच में खत्म हुआ? राहुल और अजय अब फिर से अपने घर लौट आए थे। अब उन्हें किसी की परछाई नहीं दिखती थी। कमरे में ठंडक नहीं होती थी। उनके सपने भी अब सामान्य हो चुके थे। लेकिन फिर एक रात राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। क्या तुम सच में बच गए? उसकी आंखें झटके से खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की के शीशे पर हल्की धुंधली उंगलियों के निशान थे। राहुल और अजय अपने अपने घर लौट चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई अजीब आवाजें नहीं, कोई परछाइयां नहीं, कोई डरावने सपने नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल के दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या यह सच में खत्म हुआ? उस रात राहुल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। वह उठकर पानी पीने के लिए किचन में गया। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उसने गिलास में पानी डाला, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। कोई नहीं था। लेकिन
जब उसने गिलास को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पानी के अंदर उसकी ही परछाई थी, लेकिन उसमें आंखें नहीं थीं। दूसरी ओर अजय भी उसी रात एक अजीब एहसास से जागा। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा था। उसने घबराकर मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, सामने शीशे में एक परछाई दिखी। वही लंबा काला साया जो उसने गांव में देखा था। अजय ने तुरंत लाइट ऑन की। कुछ नहीं था, पर जब उसने शीशे को ध्यान से देखा तो वहां धुंधले शब्द लिखे हुए थे। तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया? अजय का शरीर सुन्न हो गया। राहुल और अजय ने अगले ही दिन एक दूसरे को कॉल किया। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि वो अभी भी हमारे आसपास है, अजय ने घबराई हुई आवाज में कहा। राहुल ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, शायद हमने जो किया वो काफी नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, गांव के मंदिर में वापस जाना और सच का पता लगाना। रात के समय वे दोनों फिर से गांव की तरफ निकले। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत का मंदिर खुला हुआ था। वे दौड़ते हुए अंदर गए और देखा कि बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी हथेली पर गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। राहुल ने उसे हिलाया। माँ, उठो, हमें बताओ कि यह क्या हो रहा है। बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपते हुए कहा, तुमने जो किया वो उसे बस कमजोर कर सका, खत्म नहीं। अजय कांपते हुए बोला, मतलब अब भी वो हमारे पीछे है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वो तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में लेने वाला है। बूढ़ी औरत ने कहा, अब एक ही रास्ता है, तुम्हें असली बलिदान देना होगा। राहुल और अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बलिदान? राहुल ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, जिस आत्मा को टोना टोटका से बुलाया जाता है, उसे शांत करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक नया मेजबान। अजय की सांसें तेज हो गईं। मतलब? बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम दोनों में से एक को अपनी आत्मा सौंपनी होगी, नहीं तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। राहुल और अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और को बलिदान करें, या फिर खुद उसकी जगह ले लें। राहुल और अजय के पास अब ज्यादा समय नहीं था। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। बाहर हवा में वही भयानक बदबू फैल गई। बूढ़ी औरत ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। अब तय करो, तुम्हारे पास बस कुछ ही पल हैं, बूढ़ी औरत चिल्लाई। राहुल ने कांपते हुए अजय की तरफ देखा। अजय ने भी उसकी आंखों में झांका। कुछ समझने से पहले ही मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में पहुंचे। अंदर सिर्फ एक आदमी था। वो धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसकी चाल बदल चुकी थी। लेकिन यह राहुल था या अजय, कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद वे दोनों फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन कहते हैं, अगर आप रात के अंधेरे में अकेले हों तो कभी कभी आपको एक परछाई दिख सकती है, एक लंबी डरावनी परछाई जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही होती है। और अगर आप उसकी आंखों में झांक लें तो हो सकता है कि अगला शिकार आप ही हों। गांव के लोग जब मंदिर के अंदर पहुंचे थे तो वहां सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन वो राहुल था या अजय, कोई नहीं जानता था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा भाव शून्य था। वह धीरे धीरे गांव के लोगों की तरफ बढ़ा। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? लेकिन उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी, एक खौफनाक अजीब मुस्कान। तभी मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बज उठी और अगले ही पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग घबरा गए। वे उसे उठाकर घर ले गए, लेकिन उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। रात के 3 बजे गांव के लोगों ने उस आदमी को एक कमरे में लिटा दिया था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी कमरे में हलचल हुई। उस आदमी की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। फिर उसकी पलकें कांपीं
और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पूरी तरह काली आंखें, बिना किसी भाव के। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर चारों तरफ देखा। अचानक उसकी गर्दन में अजीब सी ऐंठन हुई और उसके मुंह से एक गहरी भयानक गुर्राहट निकली। अब खेल शुरू होगा। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। रात को किसी ने अजीब सी आवाजें सुनी। किसी ने देखा कि मंदिर के पास कोई काला साया घूम रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गांव के बाहर राहुल का शव पड़ा मिला। गांव वालों ने दौड़कर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी और उसके गले पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। किसी ने डरते डरते कहा, यह तो शाप का असर है। लेकिन सवाल यह था, अगर राहुल मरा पड़ा है तो मंदिर से जो शख्स बाहर आया था वो कौन था? गांव वालों को अब समझ आ रहा था। मंदिर से जो बाहर आया था वो अजय था। लेकिन क्या वो सच में अजय था, या फिर टोना टोटका के जरिए कोई और आत्मा उसके शरीर में आ चुकी थी? गांव के लोग उस कमरे की तरफ दौड़े जहां अजय को रखा गया था। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, कमरा पूरी तरह खाली था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी है। गांव के लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब वे जानते थे, टोना टोटका खत्म नहीं हुआ था, वह सिर्फ एक नए शरीर में आ गया था। उस रात गांव में हर कोई डरा हुआ था। सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं था। रात के 2 बजे अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। गांव के लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो यह थी कि हर घर के दरवाजे पर खून से एक नाम लिखा था, अजय। क्या इसका मतलब था कि अब अजय गांव के हर इंसान के पीछे था? गांव से अब लोग भागने लगे थे। जो रुके उन्हें एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अजय को गांव के बाहर जंगल में घूमते देखा था। लेकिन जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा, वह अजय नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। एक लंबा भयानक साया जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। कई साल बीत चुके हैं। गांव अब वीरान हो चुका है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि अगर आप उस जगह पर रात के अंधेरे में जाएं, तो आपको मंदिर के पास किसी के हंसने की आवाज सुनाई देगी। और अगर आप जरा भी ध्यान से सुने तो आपको कोई कानों में फुसफुसाकर कहेगा, अब तुम्हारी बारी है। गांव वीरान हो चुका था। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक पत्रकार वहां पहुंचा। उसका नाम विक्रम सिंह था। उसे इन अजीब घटनाओं की खबर मिली थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर वह रात के समय गांव में दाखिल हुआ। चारों तरफ खामोशी थी। लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस में एक अजीब सी आवाज दर्ज होने लगी। विक्रम, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन कैमरे के स्क्रीन पर कुछ झलक रहा था। एक साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। विक्रम ने डरते हुए कैमरे को झूम किया। जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे में अजय खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। चेहरा विकृत था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। उसके मुंह से धीमी आवाज में एक ही शब्द निकल रहा था, रुको, मत जाओ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कैमरा बंद किया और भागने लगा। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, मैं वापस आ गया हूं, अब कोई नहीं बच सकता। फिर अचानक एक भयानक चीख गूंजी और एक हाथ अंधेरे में से निकलकर विक्रम की गर्दन पकड़ने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अजय उसके ठीक पीछे खड़ा था। लेकिन यह कोई इंसान नहीं था। यह अजय की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह टोना टोटका के प्रभाव में थी। विक्रम को अब समझ आया कि टोना टोटका सिर्फ आत्माओं को बुलाने का तरीका नहीं था, यह आत्माओं को नए शरीर में उतारने की एक विधि थी। और अब
अजय का शरीर खत्म हो चुका था। तो क्या वह अब विक्रम का शरीर लेने आया था? विक्रम घबराकर मंत्रों की रिकॉर्डिंग चलाने लगा जो वह अपने साथ लाया था। मंत्र बजते ही अजय की आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन मंदिर में एक और आवाज गूंजी। यह एक और आत्मा की थी। मंत्र की शक्ति से अजय की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक एक और नाम चमकने लगा, राहुल। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? राहुल तो मर चुका था। लेकिन तभी मंदिर के अंदर भयानक हवा चलने लगी और अंधेरे में राहुल की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन यह आत्मा शांत नहीं थी। राहुल की आत्मा पूरी तरह क्रोधित थी। उसने अजय की आत्मा की तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मंदिर के अंदर विक्रम बेबस खड़ा था। उसने देखा कि कैसे दो आत्माएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। अजय चिल्लाया, तुम मर चुके हो राहुल, तुम्हें कुछ याद नहीं? राहुल गुर्राया, हाँ मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं इस टोना टोटका को खत्म करने के लिए वापस आया हूं। और फिर एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, मूर्तियां जमीन पर गिरने लगीं। विक्रम ने देखा कि अजय की आत्मा धीरे धीरे काली धुएं में बदल रही थी। राहुल जीत रहा था, लेकिन तभी अजय जोर से चिल्लाया, अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई नहीं बचेगा। और अगले ही पल मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया। सुबह हुई। गांव के लोग जब मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे तो वहां विक्रम बेहोश पड़ा था, लेकिन वहां राहुल और अजय में से कोई भी नहीं था। मंदिर की राख में बस एक आखिरी संदेश लिखा था, शापित आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस सही शरीर का इंतजार करती हैं। गांव वाले यह देखकर सहम गए। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं और चौंक कर पूछा, मैं जिंदा हूं? गांव वालों ने सिर हिलाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या विक्रम अभी भी वही इंसान था या फिर अजय की आत्मा ने अब उसका शरीर ले लिया था। गांव वालों ने विक्रम को होश में लाने की कोशिश की। उसकी आंखें भारी थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे उसका दिमाग समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, वो अब भी विक्रम ही था या कोई और। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा त्रिलोकनाथ उसके पास आए और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, बता बेटा, तू कौन है? विक्रम चौंक गया। क्या मतलब बाबा, मैं विक्रम हूं। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपने गले में पड़ा काला धागा निकाला और विक्रम की कलाई पर लपेट दिया। अचानक विक्रम चीख उठा। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम अपनी कलाई पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके होंठ बुदबुदाने लगे, लेकिन जो शब्द निकले वो विक्रम की आवाज नहीं थी, बल्कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। विक्रम जोर से चिल्लाने लगा। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई और उसकी उंगलियां अकड़ने लगीं। फिर अचानक वो बेहोश हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बाबा पर थीं। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, टोना टोटका कभी खत्म नहीं होता, यह बस रूप बदलता है। गांव में अब भी कई रहस्य बाकी थे। राहुल और अजय की आत्माएं कहां गईं? मंदिर क्यों ध्वस्त हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रम के अंदर अब भी कोई और आत्मा थी? अगली सुबह जब विक्रम पूरी तरह होश में आया तो वह चौंक गया। मैं जिंदा हूं? लेकिन गांव वालों की नजरें अब भी शक से भरी थीं। बाबा ने कहा, तू जिंदा है लेकिन अब भी खतरे में है। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। मतलब? बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहा, टोना टोटका सिर्फ शरीर पर असर नहीं करता, ये आत्मा को भी जकड़ लेता है। और तुझे मंदिर से जिंदा आने नहीं देना था, लेकिन तू कैसे बचा? विक्रम को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी हथेली पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ देखा और दंग रह गया। उसकी हथेली पर एक अजीब आकृति खुदी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी अजय के हाथ पर थी। विक्रम के मन में सवालों का तूफान था। अगर मंदिर नष्ट हो गया तो टोना टोटका खत्म होना चाहिए था,
लेकिन फिर यह निशान मेरे हाथ पर कैसे आया? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि शाप अभी खत्म नहीं हुआ। गांव वालों में खलबली मच गई। तो क्या इसका मतलब है कि आत्माएं अब भी भटक रही हैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगला शिकार विक्रम होगा। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। हर कोई जानता था कि जो इस टोना टोटका की चपेट में आया, उसकी मौत तय थी। और अब विक्रम भी उसी राह पर था। उस रात विक्रम को सोने नहीं दिया गया। बाबा ने उसकी रक्षा के लिए विशेष मंत्रों का सहारा लिया। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे एक अजीब सी फुसफुसाहट विक्रम के कानों में गूंजने लगी। अब मेरी बारी है। विक्रम का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। वहां अजय खड़ा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं, उसकी त्वचा जली हुई थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। अजय ने धीरे से कहा, विक्रम, अब तू मेरी जगह लेगा। विक्रम डर के मारे उठ बैठा, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। उसके कमरे के कोने में अब भी वह परछाई खड़ी थी। बाबा ने मंत्रों का जाप किया, लेकिन इस बार कुछ काम नहीं कर रहा था। अजय धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ा और उसके माथे पर अपनी काली उंगलियां रख दी। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अब यह शरीर मेरा होगा। और अगले ही पल कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव के लोग बाबा के घर पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी। विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन बाबा की खून से सनी उंगलियों से जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। अब यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम कहाँ गया? क्या वह अब भी जिंदा था, या फिर अब उसकी आत्मा भी टोना टोटका का हिस्सा बन चुकी थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।